नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान और आज हम फिर से सिंपल पेपर नंबर 4 लेके आए हैं आप सभी के लिए। ऑलरेडी सिंपल पेपर जो है 1, 2, 3 वो कंप्लीट हो चुका है। क्लास 11th के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा उनके एग्जाम के लिए। नए सिलेबस के अनुसार इस बार पॉलिटिकल साइंस के सिंपल पेपर को डिस्कशन किया जा रहा है। उनके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को बताया जा रहा है। यदि आप ये 4 सिंपल पेपर कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि टोटल 4 ही है, क्योंकि 1, 2, 3 ऑलरेडी आ चुके हैं। इनका प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे आ चुका है। यदि आपने वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देखें। एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान सिंपल पेपर 2024 जो चौथा नंबर का है और क्लास 11th है, नए सिलेबस के अनुसार है। ये बताने से पहले मैं फिर हमेशा की तरह आपको बता देता हूँ कि कुल प्रश्नों की संख्या जो है वो 30 होगी, जिसमें ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी, डी और ई सेक्शन होंगे और सभी प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं। सभी प्रश्नों को आपको करना ज़रूरी है। प्रश्न संख्या 1 से 12 तक जो है वो बहुविकल्पीय है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। वहीं पे 13 से लेकर अगर 18 प्रश्नों की बात करें तो ये सारे प्रश्न 2 नंबर के होंगे और इनके उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देना है। 19 से 23 प्रश्नों की बात करें तो ये 4 अंकों का प्रश्न होगा और 100 से 120 शब्दों में आपको इसके उत्तर देने हैं, क्योंकि इसमें आपको विकल्प भी प्राप्त होंगे। यदि आपका अथवा वाला प्रश्न करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। 24 से 26 नंबर के प्रश्न की अगर बात करें तो इसके अंदर पैसेज आएगा, कार्टून्स के आधार पे आएंगे क्वेश्चंस और मानचित्र के आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। 27 से 30 नंबर की अगर बात कर लें तो ये 6 अंकों का प्रश्न होगा जो दीर्घ उत्तरीय होता है और इसमें 170 से 180 शब्दों में आपको इसका जवाब देना है। 6 अंक वाले प्रश्न में भी आंतरिक विकल्प हो सकता है, अर्थात अथवा में आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा। यदि आपको प्रश्न संख्या से जुड़े प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है तो आप अथवा वाले प्रश्नों का जवाब भी दे सकते हैं। टोटल अंक जो है वो 80 नंबर का होगा आपके एग्जाम में और 3 घंटे का समय आपको प्राप्त होगा जिसके अंदर आपको इन सभी पेपर को सॉल्व करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं सिंपल पेपर नंबर 4 इसके सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न से। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि संविधान सभा को लेके क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, चाहे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात हो जाए या संविधान सभा के अध्यक्ष की बात हो जाए। तो याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष यहाँ पे नहीं पूछा गया है। यदि आपसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए कि भारत के संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कुछ अलग है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो आपको बताना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, यह बात किसने कहा था? अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो संविधान के हर्ट और जान से संबंधित है। इस कथन को किसने कहा था? इसको कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन के हर्ट से संबोधन किया था और इसकी आत्मा से संबोधित किया था। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है वो संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है, अर्थात संविधान में संशोधन, किसी भी प्रकार का एडिट करना इस संविधान के अनुच्छेद से इसका नाता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है कि अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान से संशोधन की प्रक्रिया के लिए स्पष्ट रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? देखिए, मैं इसमें आपको वीवीआई बोल देता हूँ, हालांकि सारे बच्चों को ये प्रश्न का जवाब पता होगा, फिर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी यही होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम उन प्रश्नों को छोड़ देते हैं जो प्रश्न बहुत ही आसान होता है और एग्जाम में उन प्रश्नों को भी पूछ लिया जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत का संविधान कब अपनाया गया, तो आप बताएंगे भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा कानून है? देखिए, अभी हालात
हाल में ही आप लोगों ने धारा अनुच्छेद 370 के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा सुना था। तो ये क्या था? तो ये जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के क्षेत्र में जो अनुच्छेद 370 था, इसे ही तो खत्म किया गया था हमारे संविधान से। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 370 वेरी वेरी, क्योंकि बहुत ही अपडेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो इसका एग्जाम में पूछा जाना बहुत लाजमी सी बात थी। तो अब हम इसे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख क्षेत्र से संबंधित है। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 370। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है मार्टिन लूथर किंग जूनियर निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है। इससे पहले वाला जो मैंने आपको सैंपल पेपर करवाया था, सैंपल पेपर नंबर 3, उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो किस देश से संबंधित थे। वहां पे देखिए क्या प्रश्न पूछा था, किस देश से संबंधित थे, और यहाँ पे उनके आंदोलन का संबंध पूछ रहा है। तो देश से अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे अमेरिका, और अगर इनके आंदोलन की बात कर ली जाए तो इनका आंदोलन था नागरिक के अधिकार का आंदोलन, मतलब आम लोगों के, नागरिक जो है हम लोग हैं, हमारे अधिकारों के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अनीता एक डैश श्रमिक है यदि वह मुंबई में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही है, जबकि वह राजस्थान से आई है। देखिए राजस्थान भी भारत का ही एक राज्य है, और अपने ही देश में एक जगह से दूसरे जगह पर जाके यदि काम करते हैं लोग तो वो निवासी ही कहलाते हैं, क्योंकि वो भारतीय हैं, उनको भारत का सिटीजनशिप पता है और उनको वो मिला हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगर आप अपने ही देश में किसी राज्य में जाके काम करते हैं तो आप निवासी कहलाते हैं। हाँ, स्थानीय आप नहीं कहलाएंगे क्योंकि आप प्रॉपर उसी जगह के नहीं हैं। प्रवासी आप इसलिए नहीं कहलाएंगे क्योंकि आप बाहर के देशों से नहीं आए हैं। और निवासी भारतीय कहने का मतलब है, कभी कभी कुछ लोग निवासी तो नहीं होते लेकिन भारत में रहते हैं, और कई प्रकार के वीजा भी तो है, टूरिस्ट वीजा है, वर्क वीजा है, स्टूडेंट वीजा है, जो उनको हमारे यहाँ का सिटीजनशिप नहीं देता, लेकिन वो आके उतने समय के लिए हमारे भारत में रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर लिखना पड़ेगा। अगला अगला प्रश्न हमारा कहता है श्रीलंका का मूल निवासी रमन, याद रखिएगा श्रीलंका का मूल निवासी था रमन, वो गृह युद्ध के कारण श्रीलंका से तमिलनाडु आ गया है। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार उस पर लागू होगा। तो याद रखिएगा निवासी तो वो नहीं हो सकता क्योंकि वो भारत का रहने वाला तो नहीं था। वो कहाँ से आया है, श्रीलंका का मूल निवासी था। और निवासी भारतीय मतलब जो भारत के नहीं है और निवास कर रहे हैं वो भी नहीं हो, क्योंकि वो तो मूल निवासी है। तो वो प्रवासी हो सकता है उन शर्तों पर जब वो काम की तलाश में हमारे भारत आया हो, लेकिन फिलहाल वो गृह युद्ध के कारण आया है, कुछ समय के लिए हमारे भारत में आया है, अपने जान बचाने के लिए आया है, तो उसे हम शरणार्थी कहेंगे। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो उन्होंने पुस्तक लिखा था ऑप्शन बी वाले, भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम भारत की खोज था। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित प्रश्न में कथन ए के बाद कारण आर दिया गया है, इन्हें पढ़कर उत्तर के रूप में उचित विकल्प चुनना है। कथन ए क्या कहता है, विश्व में अधिकांश समाज सांस्कृतिक रूप से विविध हैं, और उसके बाद है उसके पास एक ही क्षेत्र में विभिन्न धर्म भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। तो देखिए बात तो सही है, विश्व के कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे कई प्रकार की संस्कृतियां हैं, कई प्रकार के लोग मान्यताओं को मानते हैं। और ये जो ऑप्शन कारण आर है, ये कारण आर कह रहा है कि उनके पास एक ही क्षेत्र में विभिन्न धर्म और भाषाओं के लोग एक साथ रहते हैं। तो ये कारण आर जो है वो अधिकांश समाज की जो सांस्कृतिक रूप से विविधता है इसको व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर माना जाएगा। हालांकि ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर कथन है ये इसको व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित प्रश्नों में कथन ए के बाद कारण आर दिया गया है, इन्हें पढ़कर उत्तर के रूप में उचित विकल्प को चुनना है। कथन ए क्या कहता है, भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए प्रावधानों का एक विस्तृत समुच्चय है। और आर कारण क्या कहता है, कई लोकतांत्रिक समाजों में आज अपने क्षेत्र के भीतर रहने वाले
सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को जानने के लिए और उनकी रक्षा के लिए उपाय पेश किए गए हैं। दोनों पॉइंट्स को समझ लीजिए कि भारत का संविधान जो है, ये धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा कहने का मतलब है जिनकी जनसंख्या कम है, उनके लिए एक उपाय बनाया है हमारे भारतीय संविधान ने। और आर कारण क्या कहता है कि लोकतांत्रिक समाज में मतलब अपने क्षेत्र के भीतर सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को जानने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए उपाय पेश किए गए हैं। तो देखिए, ठीक है, पहला कथन तो आपको पता है कि सही है कि भारत के संविधान में जितने भी धर्म के या भाषा के या संस्कृति के अल्पसंख्यक लोग हैं जिनकी जनसंख्या कम है, उनके लिए कई प्रकार के नियम और कानून बनाए गए हैं। तो और दूसरा जो है उनकी रक्षा करने के लिए उपाय भी पेश किया गया है, तो ये भी सही है। लेकिन ये दोनों जो है मतलब कि ए वाला जो ऑप्शन है वो बी आर वाले कारण की सही व्याख्या नहीं करता। ये दोनों ना अलग अलग बातों को व्याख्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कुछ देशों के साथ उनसे संबंधित अलगाववादी आंदोलन निम्नलिखित हैं। सूची को दूसरे सूची मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करके इसके उत्तर को ढूंढना है। तो देखिए, पहला सूची 1 ये है, सूची 2 ये है। पहला प्रश्न हमारा कहता है क्यूबेकाइस, ये जो अलगाववादी आंदोलन था, ये किससे संबंधित है? तो ये कनाडा से संबंधित था। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर है। दूसरे पे हम बास्क की बात कर लें तो बास्क जो है वो उत्तरी स्पेन से संबंधित था। तीसरे में हम कुर्द की बात कर लें तो तीसरे का दूसरा हमारा होगा तुर्की और इराक। और तमिल की अगर बात कर लें तो ये श्रीलंका से संबंधित था। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपकी ये प्रश्न बिल्कुल सही तरीके से, और ये प्रश्न VBI रहेगा, नया प्रश्न है तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आप इसे सही तरीके से याद कर लीजिएगा कि कौन सी अलगाववादी आंदोलन किस देश के साथ सही जमता है। किसी भी देश के लिए संविधान इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें मैंने 2 पॉइंट डाल दिया है, क्योंकि 2 नंबर के मार्क्स हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कि पहला पॉइंट तो ये है कि संविधान नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध करवाता है, कानून का ऐसा गुच्छा उपलब्ध करवाता है जिससे किसी भी देश को, किसी भी राज्य को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और संविधान की आवश्यकता इसी कारण से पड़ती है क्योंकि संविधान इसी नियमों का तो गुच्छा है, इसी नियमों का एक ग्रुप है जो देश को और राज्य को चलाने में सही तरीके से मदद करता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, संविधान यह तय करता है कि समाज में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। ये अंतिम निर्णय लेने की शक्ति वाला भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ संविधान यह भी बताता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, किस प्रकार से सरकार का निर्माण होगा। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, तो आप इन दोनों पॉइंट को सही तरीके से वहां पे लिखेंगे, आपके 2 मार्क्स पूरे अच्छी तरीके से आ जाएंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय संघवाद की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारत का जो संघवाद है, इनके हमें 2 विशेषताओं के बारे में बताना है। हमेशा की तरह इस बार भी मैं बताना चाहूंगा कि आपको राइटिंग स्किल्स पे भी काफी अच्छा ध्यान देना है कि किस प्रकार से आप प्रश्नों के उत्तर अपने एग्जाम में लिखेंगे। तो आपको लिखना है भारतीय संविधान का निम्न विशेषता है। पहला तो विशेषता यह है कि 2 स्तर की सरकार है हमारे यहाँ, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है जिसमें राज्य और केंद्र सरकार को समाहित किया गया है और केंद्रीय सरकार को सशक्त बनाया गया है, मतलब केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया है राज्य सरकार की अपेक्षा। वहीं पे हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो लिखित संविधान की बात करते हैं कि हमारा भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान में है। और भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सिर्फ बड़ा ही नहीं सबसे बड़ा है, जो पूरे राष्ट्र को एक साथ नियमों के द्वारा शासित करने के लिए प्रेरित करती है। पूरे राष्ट्र पे, पूरे भारत के अंदर जितने भी राज्य, देश, जिला, कस्बा, तालुका, खंड ये आते हैं, सब में एक ही प्रकार के नियम कानून चलते हैं। ये भारतीय संघवाद की विशेषताओं के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सकारात्मक स्वतंत्रता के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है व्यक्ति को अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक सुविधाएं और संसाधन प्रदान करना। देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता हमने पहले वाले सैंपल पेपर में भी डिस्कस किया था। सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति को अपनी क्षमता, जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसका पूरा प्रयोग करने के लिए राज्य द्वारा आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, संसाधन प्रदान करना, जिसमें शिक्षा का स्वतंत्रता आता है, सभी व्यक्ति को पढ़ने लिखने का अधिकार है। इसके अलावा स्वास्थ्य की स्वतंत्रता है, यह व्यक्ति को अपने शारीरिक
मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने का अधिकार देता है। और कई प्रकार की ऐसी योजनाएं भी है सरकार के द्वारा मुहैया कराई गई है, जिसके माध्यम से व्यक्ति वैसे जिन्हें अपने मतलब इलाज कराने के लिए सही तरीके से आमदनी नहीं है या पैसे नहीं है, वो मुफ्त में भी इलाज करवा सकते हैं। ये सरकार मुहैया करा रही है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता के आप दो उदाहरण इस प्रकार से दे सकते हैं। पहला तो आप शिक्षा की स्वतंत्रता बोल दीजिए, दूसरा स्वास्थ्य की स्वतंत्रता बोल दीजिए। दोनों महत्वपूर्ण है और 2 नंबर के प्रश्न में ये 2 पॉइंट आपके लिए काफ़ी है। आपके 2 नंबर यहाँ से आसानी से प्राप्त हो जाएँगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या अंतर है, इसे बताना है। तो आपको लिखना है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर इस प्रकार है। पहला तो यह है कि मौलिक अधिकार का अर्थ ऐसे बुनियादी अधिकार से है जो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए मौलिक होते हैं, मतलब चाहिए ही चाहिए। मौलिक अधिकार का क्या मतलब है कि व्यक्ति जो जीवन जी रहा है उसको ये अधिकार चाहिए चाहिए, और इसका रक्षक स्वयं संविधान के द्वारा निर्धारित न्यायपालिका करती है। अर्थात न्यायपालिका जो है वो खुद संविधान में इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व निभाती है। कौन? स्वतंत्र न्यायपालिका। दूसरा, अगर हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात करें तो ये ऐसे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार के अलावा मिले होते हैं, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसके अलावा जो अधिकार दिए गए हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के, और इनकी रक्षा संविधान नहीं करता है। ये हमारे सरकार के ऊपर है कि वो किस प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करता है और खत्म करता है। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच का अंतर यहाँ पे स्पष्ट हो गया और 2 नंबर के प्रश्न आपके तैयार हो गए हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कोई 2 विशेषताएं बताइए। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी आपको 2 विशेषताओं को बताना है। धर्मनिरपेक्षता की निम्न 2 विशेषताएं हैं। पहला विशेषता ये है कि धर्मनिरपेक्षता के बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। हमारे भारत में ही आपको पता है कि यहाँ पे कई धर्म, कई जाति, कई संस्कृति के लोग रहते हैं और सभी को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म को मानने और उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता हमारे देश में है। धर्मनिरपेक्षता में कोई संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थान जो होते हैं वो स्थापित कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता में कोई भी संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी अपना संस्था बना सकता है, कंपनी खोल सकता है, अपना एक ग्रुप बना सकता है और वो धर्म निरपेक्षता में किसी प्रकार के धर्म का प्रचार कर सकता है, परोपकार का काम कर सकता है, दान कर सकता है। तो ये सारी चीजें भारत के धर्म निरपेक्षता की विशेषता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 2 मौलिक अधिकार के बारे में बताइए। मतलब भारत के संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिया है उसके बारे में हमें बताना है। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 2 मौलिक अधिकार इस प्रकार से है। पहला तो अधिकार हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से 24 तक बताया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि मानव व्यापार अर्थात इंसानों की तस्करी और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाना। किसी को जबरदस्ती खरीद फरोख्त नहीं करना है, इंसानों को खरीद फरोख्त नहीं करना है, धमकी दे के, शक्ति दिखा के उसे जबरदस्ती काम नहीं करवाना है, उसे बंधुआ मजदूर बना के नहीं रखना है। इस पे प्रतिबंध लगाता है अनुच्छेद 23। वहीं अगर अनुच्छेद 24 की बात करें तो इसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी जोखिम वाले काम पर मनाही की जाएगी। मतलब कोई ऐसा डेंजर काम इन बच्चों से नहीं करवाना है जिनसे उनके जान को खतरा हो, जैसे खदानों में, कारखानों में काम इत्यादि। ये तो पहला मौलिक अधिकार है। दूसरा तो आपको ये देख लिखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक बताया गया है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने, प्रचार प्रसार करने का आपको अधिकार है। अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का आपको अधिकार है। आप कोई भी धर्म से जुड़े संस्थान, कंपनी, ग्रुप बना सकते हैं, परोपकार का काम कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 26 आपको इस बात की इजाजत देती है। अधिक स्वायत्तता की तलाश में राज्यों द्वारा उठाई गई मांगे क्या है? मतलब ज्यादा फ्रीडम जिन राज्यों को चाहिए
उन राज्यों ने कौन-कौन से डिमांड रखे हैं, क्या माँगा है? तो देखिए, अधिक से अधिक स्वायत्तता के लिए उनकी खोज में राज्य द्वारा उठाए गए माँगे इस प्रकार है। पहला माँग तो हमारा है, शक्तियों का विभाजन राज्यों के पक्ष में बदला जाना चाहिए और अधिक से अधिक शक्तियाँ और महत्वपूर्ण शक्तियों को राज्य को सौंपा जाना चाहिए। मतलब जो मेन पावर है, राज्य का कहना ये है कि केंद्र सरकार के पास ना होकर राज्य के पास होना चाहिए। जैसे कि तमिलनाडु, पंजाब, पश्चिम बंगाल और कई पार्टियां जैसे कि डीएमके, अकाली दल, सीपीआई, एम समय-समय पर स्वायत्तता की मांग करते रहे हैं कि राज्य को और स्वायत्तता चाहिए। पहली बार अधिक स्वायत्तता की मांग किसने की थी? अकाली दल ने उठाई थी। ये पंजाब की एक लोकल पार्टी है। अकाली दल ने राज्यों के लिए और अधिक वित्तीय स्वायत्तता की मांग की थी। यह मांग यह है कि राज्यों के पास राजस्व का स्वतंत्र स्रोत होना चाहिए, टैक्स लेने का एक स्रोत होना चाहिए और संसाधनों पर अधिक नियंत्रण होना चाहिए। राज्य के अंदर जो भी संसाधन मौजूद हैं, इस पे हक जो है वो राज्यों का होना चाहिए। इसे वित्तीय स्वायत्तता के रूप में भी जाना जाता है। अधिक स्वायत्तता के लिए मांग राज्यों की प्रशासनिक शक्तियों से संबंधित भी था और स्वायत्तता की मांग सांस्कृतिक, भाषाई मुद्दों से भी संबंधित हो सकती है। मतलब उन्हें प्रशासनिक शक्ति, जो भी आईएएस, आईपीएस पे भी उनका फुल कंट्रोल चाहिए, ऐसा राज्य का डिमांड था और उन्होंने भाषा और संस्कृति जैसे मुद्दों के ऊपर भी कई बार स्वायत्तता की मांग केंद्र सरकार से की है। तो ये प्रश्न जो है, अधिक स्वायत्तता की तलाश में राज्यों द्वारा उठाए गए कई मांगे, ये वीवीआई रहेगा। ये 6 नंबर या 4 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन है ये वीवीआई प्रश्न। इसे बिल्कुल सही तरीके से याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के किन्हीं 4 विशेषताओं की सूची बनाइए जो केंद्र सरकार को राज्य सरकार की तुलना में अधिक शक्ति प्रदान करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान की निम्नलिखित 4 विशेषताएं इस प्रकार है। पहला विशेषता तो है संघात्मकता और एकात्मकता का मिश्रण। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के बीच संबंधों को ऐसे व्यवस्थित किया गया है, ऐसे स्थापित किया गया है कि दोनों का अपना-अपना अलग अलग क्षेत्राधिकार है, दोनों के कार्यों को ही बांट दिया गया है। लेकिन संघ को राज्यों के ऊपर अधिकार और प्रभुत्व दिया गया है, वो उनके काम को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपातकालीन प्रावधान, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों का एक विशेष भाग है, ये भी वीवीआई रहेगा, जो केंद्र सरकार को राष्ट्रीय आपदा, राज्यों में संविधान का उल्लंघन या विद्रोह या आर्थिक अस्थिरता के समय अतिरिक्त शक्ति प्रदान करता है। ये आपातकालीन प्रावधान के बारे में था। तीसरा है संघीय वित्तीय संबंध, अर्थात संघों को राज्य की तुलना में अधिक आय और व्यय का अधिकार है। मतलब कि जो केंद्र सरकार है, उसके पास अधिक आय भी है और वो अधिक व्यय भी कर सकता है। संघ को अधिक और उच्च श्रेणी के कर वसूलने और राज्य के वित्तीय आयोग को गठित करने आदि का अधिकार है। वो सबसे मेन पॉइंट जो टैक्स वसूलने वाला होता है, वो केंद्र ही वसूल करता है। संविधान में संशोधन की अगर बात करें तो केंद्र सरकार को संविधान में समय-समय पर बदलने, सुधारने की अनुमति मिली हुई है, क्योंकि संविधान में संशोधन जो है वो केंद्र सरकार ही करता है। संविधान में संशोधन करने के लिए विभिन्न विधियां दी गई है, जिसमें से अधिकांश में संघ की संसद को अधिक भूमिका में देखा जाता है। संघ के जो सांसद होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी प्रकार के संविधान के बनाने में, खत्म करने में और संशोधन करने में। अगला प्रश्न हमारा कहता है 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन करें। ये भी हमारा वीवीआई रहेगा। 73वां संविधान संशोधन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आपको लिखना है कि 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को संक्षेप में वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है या फिर निम्नलिखित है। पंचायती राज संस्थान का गठन जो है वो 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था। ये पहला पॉइंट जो है ये 1 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यू के लिए, कि 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम जो है वो 1992 द्वारा किया गया था और पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनावट भी कहा जाता है। त्रिस्तरीय बनावट कहने का तात्पर्य ये है कि ये एक ऐसा है जिसमें पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है और तीसरा स्टेप है। सबसे ऊपर जो है वो जिला है, उसके बाद हमारा मंडल वाला आता है और तीसरे नंबर पे ग्राम पंचायत आता है। तो जिला पंचायत जो होता है वो सबसे ऊपर वाला पायदान होता है, अर्थात एक जिला के अंतर्गत जितने भी गांव आते हैं उन सभी को गांवों को जिला पंचायत के अंतर्गत ही रखा जाता है। वहीं अगर हम मंडल की बात कर ले तो मंडल में एक
कई सारे गाँवों को जोड़ के या फिर खंडों को जोड़ के एक मंडल का निर्माण किया जाता है और इसे हम तालुका भी कहते हैं। इस पायदान पर जो स्थानीय शासन के निकाय होते हैं, इन्हें हम मंडल या तालुका पंचायत के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत सबसे नीचे वाला लेवल है और इसमें क्या होता है, कभी-कभी 1, 2, 3 गाँवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता है और ग्राम पंचायत का जो दायरा होता है, जो इनकी सीमा होती है, उसके अंदर एक से ज्यादा गांव भी हो सकते हैं। तो ये 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों के बारे में था, जिसमें त्रिस्तरीय स्थानीय व्यवस्था या पंचायती राज व्यवस्था को बनावट को दर्शाया गया है, जिसमें जिला पंचायत, मंडल और ग्राम पंचायत इत्यादियों को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सामाजिक एवं प्राकृतिक असमानताओं के बारे में संक्षेप में बताइए। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानताओं में अंतर किया जाता है। मतलब इन दोनों में काफी डिफरेंस है, तो आप इन डिफरेंस को भी बड़े ध्यान से देखिए। हालांकि ये प्रश्न 4 नंबर का है, लेकिन यहाँ से आपका 2 नंबर का भी प्रश्न तैयार होता है कि प्राकृतिक असमानताएं किसे कहते हैं, सामाजिक असमानता किसे कहते हैं। तो ये दो दो नंबर का मिलके ये 4 नंबर पे यहाँ पे तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक असमानताओं के बारे में जान लेते हैं। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनके क्षमता, प्रतिभा और अलग-अलग चयन के कारण पैदा होता है। अब संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी मनुष्य आपको दिखाई देते हैं, चाहे जितने भी व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं, जरूरी ये नहीं है कि सभी में एक ही जैसा कैपेबिलिटी हो, सभी में एक ही जैसा दिमाग हो। सभी के सोचने समझने की क्षमताएं अलग-अलग होती है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मगत विशिष्टताओं और योग्यताओं के परिणाम मानी जाती है। मतलब जन्म से ही इन सभी चीजों को देखा जाता है। जन्म के आधार पर ही प्राकृतिक असमानताओं को जज किया जाता है, उनको देखा जाता है। आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता। जो प्रकृति ने, जो नेचर ने, जो भगवान ने बना के दे दिया है, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन दूसरा पॉइंट जो है इसमें वो है सामाजिक असमानताएं। सामाजिक असमानताओं में वो होता है जो समाज में अवसरों की असमानता होने के कारण एक समूह दूसरे समूह का शोषण करने लगते हैं। जैसे कि अमीर लोग जो है वो गरीब लोगों का शोषण करने लगते हैं। पूंजीपति लोग जो होते हैं वो गरीब किसानों को ज्यादा हाई रेट पे इंटरेस्ट वगैरह देके पैसा कर वसूल के उनका शोषण करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये प्रकृति ने तो बनाया नहीं है, ये समाज के अंदर निर्माण हुआ है और इसी कारण से इसे हम सामाजिक असमानताओं के अंतर्गत रखते हैं। सामाजिक असमानताएं जिसमें समाज ने पैदा किया, मतलब समाज ने खुद ही इसका निर्माण किया, समाज ने इसे बनाया है। उदाहरण स्वरूप कुछ समाज बौद्धिक काम करने वाले को शारीरिक कार्य करने वाले से अधिक महत्व देते हैं। जैसे कि अब देखिए, कुछ समाज में आपको दिखाई देता होगा, कुछ ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो ऑफिस में बैठ के, दफ्तर में बैठ के काम करते हैं, एसी वगैरह में बैठ के काम करते हैं, उनकी सैलरी 25,000 50,000 होता है। लेकिन इनसे ज्यादा काम करता है शारीरिक, मतलब कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो अपने शरीर से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उनकी मजदूरी जो होती है वो 10,000 20,000 मैक्सिमम 25,000 होता है। तो ये समाज में फैल रहा असमानता है। उदाहरण के लिए आपको इन्हीं उदाहरणों को लेना है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में अंतर धार्मिक, मतलब जो धर्मों के बीच का वर्चस्व होता है, और अंतर धार्मिक जो धर्म के अंदर ही वर्चस्व होता है, इसके बीच को लेके आपको अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में अंतर धार्मिक और अंतर धार्मिक जो बीच में वर्चस्व चल रहा है कि हमारा देवी देवता शक्तिशाली है तो हमारा देवी देवता शक्तिशाली है, तो इसके बारे में आपको समझना है। सबसे पहले तो आप अंतर धार्मिक को समझ लीजिए, जो धर्मों के बीच में ही होता है। एक ही धर्म के अंदर में लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो अंतर धार्मिक वर्चस्व का अर्थ है किसी एक धर्म का दूसरे धर्म पर शासन या प्रभुत्व करना, मतलब दूसरे धर्म को अपने कब्जे में रखना, अपने अंदर रखना। इसमें एक धर्म को अन्य धर्म की तुलना में अधिक महत्व, मान्यता और समर्थन मिलना शुरू हो जाता है। इसका उदाहरण है धर्मांतरण, मतलब एक धर्म को छोड़ के लोग दूसरे धर्म में चले जाते हैं। धर्मधारित विधियां, धर्मधारित शिक्षा, धर्मधारित हिंसा आदि। मतलब धर्मों की विधि को कहने का मतलब है कि एक ही धर्म के बारे में शिक्षा देना, एक ही धर्म के बारे में अच्छी बातें बताना, एक ही धर्म को लेके आपस में वर्चस्व की लड़ाई करना, जिससे हिंसा फैलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद है अंतर धार्मिक।
अंतर्धार्मिक का मतलब होता है धर्म के अंदर जब एक ही धर्म से दूसरे धर्म के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाए। जैसे कि वर्चस्व का अर्थ क्या मतलब होता है कि वर्चस्व का अर्थ होता है कि हम ज्यादा शक्तिशाली हैं। जब एक धर्म के अंदर के विभिन्न समुदाय, संप्रदाय, वर्ग और वर्गों के बीच का प्रभुत्व होना शुरू हो जाए, इसमें एक समुदाय को अन्य समुदायों की तुलना में अधिक महत्व देना शुरू लोग कर देते हैं, मान्यता देना शुरू कर देते हैं, समर्थन मिलने लगता है, तो ये एक ही धर्म के अंदर धर्मों को लेके लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। इसका उदाहरण है जातिवाद, धर्माधारित अभिव्यक्ति, धर्माधारित विरोध। अब इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। मुख्य रूप से हमारे भारत में 2 समुदाय रहते हैं, हिंदू और मुसलमान। तो अब देखिए हिंदू और मुसलमान की अगर बात कर लें तो आपने कभी भी मुसलमान के ऊपर कोई गाना नहीं सुना होगा कि मैं सिख हूँ, मैं सुन्नी हूँ। लेकिन अगर हम हिंदू की बात कर लें तो हम पांडे जी के बेटा हैं, हम अहीर हैं, हम भूमिहार हैं, हम राजपूत हैं। कैसे ये लोग आपस में ही अपने एक धर्म के अंदर बंटवारा कर रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ इन लोगों के अंदर धर्म को भी लेके है। लोगों का वर्चस्व जो है वो अपनी जाति और सदस्यता को लेके ज्यादा होने लगी है, अपने धर्म को लेके उनका वर्चस्व कम होने लगा है। इसी कारण से आज भारत में हिंदुओं का इस प्रकार का हाल देखने को मिलता है। तो ये हमारा अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक धर्मों के बीच के अंतर के बारे में था और भी आई रहेगा क्योंकि एग्जाम में ये पिछले साल भी पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पैसेज वाले क्वेश्चन है और उसके बाद आपको इन पैसेज के हिसाब से आपको सही तरीके से उत्तर को देना है। तो देखिए बहुत ज्यादा समय लग जाएगा यदि आपको मैं ये पैसेज पढ़ के सुनाऊंगा। तो आप इस पैसेज को दो पैराग्राफ में दिया हुआ है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिए और इसके बाद इससे जो प्रश्न जुड़े हुए हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो है वो कहता है निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिज्ञ थे, मतलब पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता थे। अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो जो जॉर्ज बुश थे वो राजनीतिज्ञ थे, राजनीति से जुड़े हुए थे। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है और ये उत्तर आपको इसी पैसेज से मिलेगा कि जॉर्ज बुश राजनीतिज्ञ थे। और आपको एक बात याद रखना है कि आपको जो ये पैराग्राफ दिया हुआ है इसे बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसके आगे के जितने भी प्रश्न होंगे वो इसी पैसेज से जुड़े होंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अर्थव्यवस्था जो है वो राजनीतिक सिद्धांत से कि राजनीतिक सिद्धांत से अर्थव्यवस्था नहीं जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विचारक राजनीतिक सिद्धांतकार था। महात्मा गांधी इसके सही उत्तर होंगे। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक अवधारणा नहीं है। तो संपत्ति जो है वो राजनीतिक अवधारणा के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कार्टून के ऊपर आधारित है, कार्टून से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये कार्टून बड़े ध्यान से देखना है। या कल तुमने टीवी पर ताजा तरीन स्टिंग ऑपरेशन देखा, प्रसिद्ध सिने तारिका और नामी अधिकारी के बीच बातचीत पर मुझे यकीन ही नहीं हुआ। यह टीवी पर सनसनी फैलने का सस्ता तरीका है। इसके अलावा यह उसके निजता के अधिकार का अतिक्रमण भी है, मतलब उसके प्राइवेसी जो है उसको ऐसे आप खुलेआम नहीं दिखा सकते हैं। तो ये कार्टून के हिसाब से अब आपको प्रश्नों के जवाब देना है कि हमारे जीवन में अधिकार किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो देखिए हमारे जीवन में अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकार हमारे जीवन जीने के लिए मौलिक है, फंडामेंटल है। उदाहरण के लिए मौलिक अधिकार, अगर आपके पास मौलिक अधिकार नहीं होगा तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि आपका जीवन किस प्रकार से बेकार हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा उपरोक्त वार्तालाप में किस अधिकार की चर्चा हो रही है। उपरोक्त वार्तालाप में किस अधिकार की चर्चा हुई है, मतलब कि ये जो कार्टून आपने देखा इसमें आपको किस अधिकार की चर्चा के बारे में बताया है। तो ये देखिए इसमें निजता के अधिकार की चर्चा हुई है, मतलब हमारे प्राइवेसी को लेके बात हुई है कि किस प्रकार से कोई की। अब हर एक बातें तो आप सार्वजनिक कर नहीं सकते हैं ना, कुछ बातें प्राइवेट भी रहनी जरूरी है। अगला पॉइंट हमारा कहता है निजता का अधिकार क्या है। तो निजता का अधिकार वह है जो एक व्यक्ति को अपने निजी बातें, मतलब उनकी प्राइवेट बातें, विचार, भावना, संबंध, संदेश, फोटो, वीडियो, डेटा आदि को अपने पास रखने, उन्हें शेयर करने या न करने, उन्हें बदलने या मिटाने का अधिकार रहता है। वो चाहेंगे तो शेयर कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे, ये उनकी मर्जी है। यही निजता का अधिकार है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के लिए दिए गए रूपरेखा
राजनीतिक मानचित्र में 4 राज्य ए, बी, सी, डी के रूप में चिह्नित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों को पहचानिए और सही नाम अपने उत्तर पुस्तिका में उपयोग की गई जानकारी की क्रम संख्या और संबंधित अक्षरों के साथ दिए गए प्रारूप के अनुसार लिखिए। ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीवीआई है, मैंने 4 सैंपल पेपर आपको करवाया है, तो आप इसे बड़े ही ध्यान से देख लीजिएगा। कोई ना कोई तो क्वेश्चन आपके साथ एग्जाम में टकराएगा जरूर। तो पहला जो पॉइंट है वो कहता है दक्षिण भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य जो है वो कर्नाटक है। पश्चिमी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य जो है वो असम है। पूर्वी भारत का एक सदनीय विधायी राज्य जो है वो गुजरात है और उत्तर भारत का द्विसदनीय विधायी राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। हो सकता है कि इसके बाद आपको एक और काम करना पड़ेगा, इसे मैप पे भी आपको दिखाना पड़ सकता है। अगर आपके एग्जाम में आपको मैप देते ही हैं और आपको ये करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी होता है, तो आपको मैप पे असम को, उत्तर प्रदेश को, गुजरात को और कर्नाटक को शो कर देना है कि कहाँ हमारे मैप पे कौन-कौन से राज्य जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये 4 नंबर का प्रश्न आपका फिर से तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत का चुनाव आयोग एक शक्तिशाली निकाय है। चुनावों के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर का प्रश्न यहाँ से आपका शुरू हो गया है। तो आपको लिखना है, हाँ वाकई में भारत का चुनाव आयोग एक शक्तिशाली निकाय है और आपको कुछ पॉइंट्स को लिखना है। पहला पॉइंट है भारतीय निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य चुनाव की मतदाता सूची तैयार करना है। चुनाव में नामांकन के लिए तिथियों की नियुक्ति करने की भूमिका होती है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की सूची और प्रकाशन तैयार करना होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव में मतदान के लिए समय निर्धारित करता है। चुनाव में पार्टी या प्रत्याशी के लिए चुनाव चिन्ह का पंजीकरण करना भी कार्य जो है वो चुनाव आयोग का ही होता है। इसके अलावा सबसे अंत में चुनाव में वोटों की गिनती करना और चुनाव परिणाम की घोषणा करना, ये सारा कार्य भारतीय निर्वाचन आयोग का ही होता है। तो इस प्रकार से आपके 6 नंबर के प्रश्न में ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर प्राप्त होंगे। इसके आगे अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत की चुनाव प्रक्रिया को संक्षेप में बताइए, हमें चुनाव सुधारों की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है वो निम्न प्रकार से होती है। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत होती है, अर्थात जिसको सबसे ज्यादा मत प्राप्त होता है वही प्रत्याशी इसमें जीत हासिल करता है। पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट देते हैं और अलग अलग समय पर यहाँ पे चुनाव मतदान करवाए जाते हैं, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहा जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि को ही चुना जाता है। मतदाता जो होते हैं, जो वोट गिराते हैं, वो प्रत्याशी को वोट देते हैं और पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती है। तो ये तो प्रक्रिया है, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत की प्रक्रिया है, कैसे हमारे यहाँ चुनाव होता है। अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है? किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और पूरा का पूरा देश जो है वो एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जाता है। जैसे सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत में क्या होता है कि भौगोलिक क्षेत्र को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व में ऐसा नहीं होता। पूरे देश को या पूरे क्षेत्र को सिर्फ और सिर्फ एक क्षेत्र माना जाता है और मतदाता जो होते हैं वो प्रत्याशी को वोट न देके पार्टी को वोट देते हैं, डायरेक्ट पार्टी को ये मत देते हैं। हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायक में सीटें हासिल होती है। विजयी उम्मीदवार को, मतलब जो वोट पाकर जीतते हैं, उनको बहुमत हासिल होता है। मतलब वो इस प्रकार से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में आप बता सकते हैं। लेकिन हमारे भारत देश में ना सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत होती है, ऐसा यहाँ पे सिलसिला शुरुआत से चल रहा है। अब हमारा इसी प्रश्न में है कि हमें चुनाव को सुधारने की आवश्यकता क्या है या क्यों है या किन किन चीजों को सुधारना चाहिए। तो चुनाव की कोई भी प्रणाली कभी भी आदर्श प्रणाली नहीं हो सकती, क्योंकि हर प्रणाली में कुछ न कुछ कमियां जरूर होती है। लोकतांत्रिक समाज में अपने चुनावों को और अधिक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र बनाने के प्रयास लगातार करने पड़ते हैं। इसे ही चुनाव सुधार कहा जाता है। जैसे कि संसद और विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था, ये सब क्या है? ये सब चुनाव में सुधार होने की प्रक्रिया है और समय समय पर इसमें फेरबदल बदलाव होते रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका परस्पर संबंधित है, एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। उपयुक्त तर्कों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। तो देखिए भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका परस्पर संबंधित है, क्योंकि ये तीनों लोकतंत्र में एक दूसरे के कार्यों को प्रभावित करते हैं। कहीं ना कहीं ये एक दूसरे के काम से जुड़े हुए हैं, जिसके निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। सबसे पहला तर्क जो है वो कार्यपालिका और विधायिका के संबंध के बारे में देते हैं। कार्यपालिका विधायिका से उत्पन्न होती है।
क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों के होने चाहिए। कार्यपालिका जो है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होता है, क्योंकि विधायिका कार्यपालिका के कार्यों की जांच करती रहती है, उससे सवाल पूछती है, उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखरेख करती है। यदि आवश्यक हो तो उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया भी जा सकता है। तो ये कार्यपालिका और विधायिका का संबंध है। कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध के बारे में जान लेते हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका का सम्मान करती है, क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्यों की न्यायिक समीक्षा करती है, उसे निर्देश देती है और यदि आवश्यक हो तो उसे अधिकार देने या रोकने का अधिकार भी रखती है। कार्यपालिका न्यायपालिका के फैसलों का पालन करती है और उसे आवश्यक सहायता भी प्रदान करती है। तो ये यहाँ पे आपने कार्यपालिका और विधायिका के बीच के संबंध को देख लिया, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के संबंध को देख लिया। अब हम आपको विधायिका और न्यायपालिका के बीच का संबंध बताते हैं, हालांकि अक्सर इनके बीच में टकराव भी होता रहता है। विधायिका न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करती है, क्योंकि न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या और मूल्यांकन करता है, अर्थात जांच करता है। उसे अनुचित या असंवैधानिक ठहराने का अधिकार भी रखता है। विधायिका न्यायपालिका के फैसलों का आदर करती है और उसे आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध करवाती है। अतः हम देख सकते हैं कि भारत की जो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ये एक दूसरे के बिना कार्य कर ही नहीं सकते, एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ये तीनों अंग लोकतंत्र की शक्ति का वितरण, नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि भारत की अस्थायी कार्यपालिका के गठन एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो देखिए, भारत की जो अस्थायी कार्यपालिका है वह एक अंग है जो राष्ट्र की नीतियों और कानून को लागू करता है। इसमें दो प्रकार के सदस्य होते हैं, एक राजनीतिक होते हैं, एक प्रशासनिक होते हैं। राजनीतिक सदस्य में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और राज्यपाल ये सभी शामिल होते हैं। तो ये सदस्य क्या करते हैं, लोकतंत्र के माध्यम से चुने जाते हैं और चुने जाने वाले द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये सदस्य विधायिका के साथ मिलकर, उन्हीं के साथ मिलकर राष्ट्र की नीतियां और दिशा निर्देशों का निर्धारण करते हैं। वहीं पे हम प्रशासनिक सदस्यों में सिविल सेवा के लोगों की बात कर लें तो आईएएस, आईपीएस वगैरह आते हैं और इन्हीं के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। ये सदस्य विभिन्न परीक्षाओं और प्रक्रियाओं के माध्यम से चयनित और नियुक्त किए जाते हैं, इसलिए ये अस्थायी होते हैं, 60 वर्ष तक टिके रहते हैं। ये सदस्य राजनीतिक सदस्यों के आदर्शों का पालन करते हुए राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देते हैं। भारत की जो अस्थायी कार्यपालिका का महत्व है इसलिए ज्यादा है क्योंकि यह राष्ट्र के विकास और कल्याण के प्रति बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि कुर्सियां तो नेताओं की 5 साल में बदलती रहती है, लेकिन जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं, जो कलेक्टर हैं, तो इन लोगों को परमानेंट नौकरी मिलता है, 60 वर्ष तक उन्हें सेवा देना पड़ता है, इसलिए इसे हम सिविल सेवा के नाम से भी जानते हैं। यह राष्ट्र की संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखता है, नागरिकों को न्याय और सुरक्षा प्रदान करता है, आपातकालीन परिस्थितियों का सामना भी करता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालता है और राष्ट्र की प्रतिष्ठा और गरिमा को बना के रखता है। तो ये सारी चीजें आपको भारत की अस्थायी कार्यपालिका और गठन में आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारा कहता है स्वतंत्रता के हानि सिद्धांत के बारे में बताइए। वीवीआई प्रश्न है हमारा, ऑलरेडी हमने कई सारे सैंपल पेपर में इसका डिस्कशन किया है। स्वतंत्रता के हानि सिद्धांत, जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में लिखा है, उल्लेखित किया है का मतलब इन्होंने इसमें लिखा है, और राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में हम इसे हानि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए हानि के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, तो आप बताएंगे जॉन स्टुअर्ट मिल ने बताया है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप, मतलब कि दखल अंदाजी करना इसलिए जरूरी होता है कि वो आत्मरक्षा चाहता है। अपने आप को बचाने के लिए ही कोई व्यक्ति या समाज या समूह किसी के कार्य में हस्तक्षेप करता है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है, दूसरे लोगों को नुकसान से बचाना हो सकता है। मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने स्वयं संबंध और पर संबंध कार्यों में अंतर भी बताया है, अपने द्वारा किए गए काम, अपने लोगों के लिए किए गए काम और समाज में दूसरे लोगों के लिए किए गए कामों के बीच के संबंध को बताया।
स्व संबंध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्य को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जो कर रहा है उसी पे उसका असर पड़ेगा, लेकिन पर संबंध का मतलब है जो पूरे समाज पे उसका असर डालेगा। तो आप सारांश इसका कह सकते हैं, किसी भी कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता उद्देश्य आत्मरक्षा होता है। सब समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र लक्ष्य किसी को हानि से बचाना हो सकता है। अतः हानि पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, इसे ही हम हानि का सिद्धांत कहते हैं। 6 नंबर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप इसे सही तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा कहता है, संक्षेप में बताइए कि समान लोगों के लिए समान व्यवहार क्यों सुनिश्चित किया जाना चाहिए, उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, समान लोगों के लिए समान व्यवहार क्यों सुनिश्चित किया जाना चाहिए, उसके उत्तर जो है वो निम्नलिखित है। आपको पहले पॉइंट में देखना है, समान लोगों के लिए समान व्यवहार करना एक नैतिक और न्यायपूर्ण कर्तव्य है, जो हर व्यक्ति को मानवाधिकारों का सम्मान करने और दूसरों के साथ सहानुभूति, समझदारी दिखाने के लिए प्रेरित करता है। तो ये तो पहला पॉइंट है जो आपको लिखना है। दूसरा है, समान लोगों के लिए समान व्यवहार करना एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार है, जो हर नागरिक को कानून के समक्ष समानता, कानून की सुरक्षा प्रदान करना और इससे कई भी अनुचित आधार पर भेदभाव, अन्याय, शोषण को रोका जा सकता है, जो एक समाज में रहने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए। तीसरा पॉइंट कहता है, समान लोगों के लिए समान व्यवहार करना, मतलब समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी को एक समान नजरों से देखना। और ये जरूरी है क्योंकि समाज और राजनीतिक दोनों तरफ से अगर आप देखिए तो इसकी आवश्यकता समाज में होती है। जो हर व्यक्ति को समाज में अपनी पहचान, सम्मान, गरिमा बनाए रखने और राज्य में अपनी भागीदारी, प्रतिनिधित्व और नेतृत्व निभाने के लिए सक्षम बनाता है। इस कारण से भी समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को एक समान अधिकार देना चाहिए। समाज में रहने वाले सभी लोगों को समानता का अधिकार और समान व्यवहार सुनिश्चित कर दिया जाए तो इससे समाज बहुत ही अच्छे तरीके से आगे अग्रसर होगा और उसमें विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में समान लोगों के लिए समान व्यवहार करने के लिए कुछ कानूनी और संवैधानिक प्रावधान भी है। हमारा संविधान भी कुछ कानून बना चुका है, जिसमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 आते हैं। 14 हमारा कहता है, कानून के समक्ष समानता, कानून से आपको संरक्षण का अधिकार है। 15 कहता है, धर्म, जाति, वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी दूसरा व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता है। 16वां नंबर अनुच्छेद जो है वो कहता है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्राप्त होगा। 17 नंबर कहता है, समाज में छुआछूत की समाप्ति है, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ऊंच और कोई नीच जाति नहीं है। 18वां अनुच्छेद कहता है, शैक्षिक और सैनिक उपाधियों के अलावा सभी उपाधियों निषेध है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समान लोगों के लिए समान व्यवहार करना एक नैतिक, कानूनी, संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता है। ये सिर्फ और सिर्फ सामाजिक नहीं, कानूनी भी है, संवैधानिक भी है, सामाजिक भी है, राजनीतिक भी है और नैतिक भी है, क्योंकि यह हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए, जो हमारे लोकतंत्र की नींव और मानवाधिकारों की रक्षा करता है, समाज में सभी व्यक्तियों को आत्मनिर्भर भी बनाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अनुपातिक न्याय क्या है, विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो अनुपातिक न्याय का अर्थ है वह न्याय जो समान लोगों के लिए समान व्यवहार करता है। इसका मूल आधार यह है कि सभी मनुष्य एक समान है और उनके अंदर सभी गुणों, योग्यता और योगदानों के आधार पर मान्यता दी जानी चाहिए। अनुपातिक न्याय का उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति या समूह उनके अधिकारों, अवसरों और सुविधाओं से वंचित न रह पाए। अब देखिए, एक ही समाज में रहने वाले कई सारे व्यक्ति होते हैं, कई जाति, धर्म, लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव न हो, वो समाज के सुविधाओं से वंचित न रह जाएं, उनके उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो न्याय दो प्रकार का है, सामान्य न्याय और विशेष न्याय। समान न्याय का मतलब क्या होता है, वह न्याय जो सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। और विशेष न्याय का अर्थ है वह न्याय जो विशेष परिस्थिति और व्यक्ति के अनुसार लागू होता है, उसे हम विशेष न्याय कहते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे आसपास, हमारे देश में सामान्य न्याय का ही उपयोग होता है। अरस्तु ने विशेष न्याय को अनुपातिक न्याय के रूप में व्याख्या किया। उन्होंने कहा है कि अनुपातिक न्याय का अर्थ है विभिन्न लोगों को उनके योगदान के अनुपात पर उचित भाग दिया जाए। मतलब कि अरस्तु का कहना था कि अलग अलग लोगों के काम और काज के हिसाब से उनके प्रति न्याय की भावना रखनी चाहिए। आधुनिक विचारकों ने भी अनुपातिक न्याय की अवधारणा को विकसित किया है। उदाहरण के लिए जॉन रॉल्स ने एक न्यायपूर्ण समाज की कल्पना की थी, जिसमें सभी लोगों को न्याय के दो सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार किया जाए। तो वो उन्होंने बताया था। इस प्रकार
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अनुपातिक न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो समाज के लोगों के लिए समान व्यवहार की मांग करती है। यह न्याय की एक महत्वपूर्ण शाखा भी है, ब्रांच भी है, जो नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय लेने में मदद भी करता है। तो इस प्रकार से अनुपातिक न्याय भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपने देखा पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान सिंपल पेपर 2024, और ये नंबर 4 सिंपल पेपर था। ऑलरेडी 3 सिंपल पेपर आ चुके थे और आज चौथा, ये लास्ट भी है। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।